नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी पीके की कांग्रेस से फाइनल होती डील की, मोदी सरकार के खिलाफ 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की, जानेंगे दिल्ली के हालात खराब करने का कौन है जिम्मेदार, लखीमपुर खीरी मामले में कैसे बढ़ रही है गृह राज्य मंत्री के बेटे की मुश्किलें, बात करेंगे दिल्ली एमसीडी चुनावों की तैयारी की, गुजरात में बीजेपी के डर की और बुलेटिन के आखिर में बात भारत में मानवाधिकारों को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य के सभी नेताओं के साथ की बैठक। वसुंधरा राजे भी बैठक में रही मौजूद। पार्टी से नाराज चल रही हैं वसुंधरा। जीत की तलाश में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए राजस्थान के उदयपुर में अगले महीने आयोजित हो सकता है कांग्रेस का चिंतन शिविर। 14 मई से 16 मई तक चलेगा शिविर। महाराष्ट्र कर्नाटक के बाद लाउडस्पीकर से अजान का विवाद पहुंचा गुजरात। अजान विवाद पर गुजरात हाईकोर्ट 9 मई को करेगा सुनवाई। शेयर बाजार ने आज फिर लगाया गोता। सेंसेक्स 703 अंकों की गिरावट के साथ 56,463 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 215 अंकों की गिरावट दर्ज, 16,959 अंक पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ 4 दिन में प्रशांत किशोर ने तीसरी बार मुलाकात की। इस बार मैराथन बैठक चली। दावा किया जा रहा है कि पीके के साथ कांग्रेस की डील तय हो गई है। जल्दी ही इसका ऐलान भी किया जा सकता है। पीके ने कांग्रेस नेताओं को बीजेपी को हराने की रणनीति समझाई है। तो क्या है पीके के संग कांग्रेस का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कमर कस ली है। 10 जनपद यानी सोनिया गांधी के घर पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ 4 दिनों में सोनिया गांधी ने 3 बार बैठक की है। आज भी सोनिया के आवास पर एक बार फिर पीके के साथ कांग्रेस नेताओं ने मंथन किया, जहां देश की सत्ता से बीजेपी को बाहर करने के रास्ते तलाशे गए। सोमवार को 10 जनपद पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक 5 घंटे तक चली थी, जिसमें प्रियंका गांधी, अंबिका सोनी, पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद थे। एक बार फिर प्रशांत किशोर ने पार्टी के लिए आगे का प्लान बताया है। कांग्रेस राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के मिशन 2024 के प्रेजेंटेशन पर काफी गंभीरता से विचार किया जा रहा है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की 3 दिन में 3 बार बैठक हो चुकी है। प्रशांत के प्रस्ताव पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज नेता मंथन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही प्रशांत को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर कोई फैसला हो सकता है। कांग्रेस 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी में अभी से जुट गई है। प्रशांत किशोर ने शनिवार को हुई अपनी पहली बैठक में पूरा प्लान पेश किया था। उन्होंने कांग्रेस को लोकसभा की 270 सीटों पर फोकस करने के लिए कहा है। इसके अलावा दूसरी सीटों पर पार्टी को गठबंधन करने का सुझाव दिया है। प्रशांत किशोर का मानना है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में किसी से भी गठबंधन नहीं करना चाहिए। यहां पार्टी को अकेले ही चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। वहीं प्रशांत किशोर ने पार्टी आलाकमान को गठबंधन के लिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का ऑप्शन दे दिया है। प्रशांत किशोर की रणनीति साफ है। जहां कांग्रेस मजबूत है वहां पार्टी ताकत लगाए। बची सीटों पर गठबंधन सहयोगियों को आगे करें, जरूरत के अनुसार नए गठबंधन भी करें। पीके बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रहे हैं तो विपक्ष के दल भी एकता की कोशिश में जुटे हैं। महाराष्ट्र में 11 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की रणनीति बन रही है। निशाने पर होगा 2024 का लोकसभा चुनाव। मोदी राज में देश का ग्राफ ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है। महंगाई आसमान छू रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी भी घटने का अनुमान है। यानी मोदी राज में देश ने कोई तरक्की नहीं की। बावजूद इसके मोदी सरकार की मनमानी बदस्तूर जारी है। सरकारी कंपनियों का धड़ल्ले से निजीकरण हो रहा है। हालांकि विपक्ष लगातार मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, लेकिन अब विपक्ष भी समझ चुका है कि मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होना ही पड़ेगा। हालांकि विपक्षी एकजुटता की मुहिम पिछले कई दिनों से जारी है, लेकिन अब इस बार ये कदम उठाया है महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने, जिसके लिए महाराष्ट्र के महाअघाड़ी गठबंधन ने केंद्र सरकार के खिलाफ मुहिम में गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल करने की प्लानिंग की है।
शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया है केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ चर्चा करने के लिए जल्द ही 11 मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और सीएम उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार ने भी साफ किया है कि इस संबंध में बातचीत चल रही है। इतना ही नहीं, सांसद संजय राउत ने महंगाई के मोर्चे पर भी सरकार को घेरते हुए देश में हो रहे दंगों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई को बढ़ावा दिया है। सरकार समाज में धार्मिक मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रही है। साथ ही देश में धार्मिक हमले और दंगे हो रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री इस बारे में बात नहीं कर रहे। विपक्ष ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी भेजा है, मगर वो बिल्कुल खामोश हैं। इसके अलावा ये सरकार क्षेत्रीय दलों को कुचलने की साजिश रच रही है। अब शिवसेना ने गैर बीजेपी शासित राज्यों को एकजुट कर मोदी विरोधी माहौल बनाने की कवायद की है, तो अब इसमें सफलता कितनी हासिल होगी ये देखना दिलचस्प होगा। विपक्ष तेजी से चुनावों की तैयारियों में जुटा है, तो दूसरी ओर देश के हालात भी तेजी से बदल रहे हैं। 2 सप्ताह में देश के 1 दर्जन राज्यों में सांप्रदायिक टकराव के मामले सामने आए हैं, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली में हुआ टकराव भी शामिल है। दिल्ली में हुए टकराव का मामला अब केंद्र सरकार पर ही भारी पड़ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि शांति बनाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए टकराव को लेकर सियासत तेज हो गई है। पुलिस अंसार को मुख्य आरोपी बता रही है। बीजेपी का दावा है कि अंसार आप का कार्यकर्ता है, तो आप विधायक आतिशी का दावा है कि अंसार बीजेपी का नेता है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी तो आप और बीजेपी दोनों को ही शांति भंग करने का दोषी मान रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने भी माना है कि हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा की इजाजत नहीं ली गई थी। यानी साफ है, शोभा यात्रा निकालने के पीछे कुछ और ही रणनीति थी। बिना इजाजत की शोभा यात्रा निकाली गई और उसमें हुई नारेबाजी से टकराव का माहौल तैयार किया गया। पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों पर भी FIR दर्ज की है, लेकिन धाराएं हल्की लगाई गई हैं, जबकि दूसरे पक्ष में सख्त धाराओं में कार्रवाई हो रही है। जहांगीरपुरी मामले को लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी पूरी जानकारी दी। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, शांति भंग करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करे, जिससे फिर दिल्ली में इस तरह के हालात पैदा न हो। अगर गृह मंत्री अमित शाह ने यह सख्ती पहले दिखाई होती तो शायद दिल्ली में उपद्रव नहीं होता। मामले में दिल्ली पुलिस की जांच भी सवालों के घेरे में है। 2 दिनों की पुलिस कस्टडी के दौरान अंसार और असलम से पूछताछ हो रही है। बाकी के सुकेन सरकार, सूरज, नीरज, सुरेश, कुल 4 आरोपी जो हिंदू संगठनों से जुड़े हैं, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जो हिंदू आरोपी हैं उन्हें तब गिरफ्तार किया गया जब पुलिस की जांच में भेदभाव के आरोप लगे थे। दबाव के बाद ही इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि देश का माहौल बहुत खराब है। देश के कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। ये सब सरकार के जरिए हुआ। मस्जिद के पास पुलिस क्यों नहीं थी? अगर प्रशासन चाहता तो ऐसा नहीं होता। जहांगीरपुरी में जो हुआ है वो जानबूझकर कराया गया। शोभा यात्रा के साथ पुलिस क्यों नहीं थी? मस्जिद पर पुलिस क्यों नहीं थी? दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है। केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिनके अधीन दिल्ली पुलिस आती है। अब दिल्ली में शांति बनाए रखने की किसकी जिम्मेदारी है? किसके नाकामी से दिल्ली में बिगड़े हालात? कौन है असली गुनाहगार? आप अंदाजा लगा सकते हैं। सवाल देश के गृह मंत्री पर भी उठ रहे हैं। गृह मंत्री अगर पहले से ही सख्ती दिखाते तो शायद दिल्ली में इस तरह के हालात नहीं होते। दिल्ली में सांप्रदायिक टकराव के चलते केंद्र मुश्किल में है। मुश्किल में गृह मंत्री अमित शाह ही नहीं दिख रहे हैं, उनके सहयोगी केंद्रीय गृह राज्य अजय मिश्र टेनी भी दिख रहे हैं। दरअसल लखीमपुर खीरी मामले में चार्जशीट पेश करने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे आशीष मिश्र की चिंता बढ़ गई है। 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिसमें 4 किसानों की जान चली गई और उन किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू पर। और SIT की रिपोर्ट में भी मोनू को ही आरोपी माना गया है, लेकिन फिर भी फरवरी में हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी। हालांकि मामले के सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद कोर्ट ने सख्ती दिखाई और बीते दिन कोर्ट ने आरोपी की जमानत रद्द कर दी। साथ ही 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के आदेश भी दिए हैं। जहां जमानत रद्द होने से आशीष मिश्र को बड़ा झटका लगा था, वहीं अब एक और खबर ने उसे दूसरा झटका दे दिया है। दरअसल आरोप तय करने को लेकर जिला अदालत ने 26 अप्रैल की तारीख तय की है।
आरोप तय होने के साथ मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी और दोषियों को जल्दी सजा दिलाए जाने का मामला भी साफ हो जाएगा। दूसरी ओर हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू की तरफ से जिला अदालत में केस को ही सिरे से खारिज करने की बात कही जा रही थी। बता दें कि जमानत पर छूटे मुख्य आरोपी आशीष की ओर से अदालत में डिस्चार्ज एप्लीकेशन दी गई है। ये बात उठाई गई कि उसके खिलाफ मुकदमा चलने लायक भी कोई सबूत नहीं है। इसी के चलते जिला अदालत आरोप तय करने के बजाय पहले ही आशीष मिश्र के खिलाफ मुकदमा चलने लायक कोई सबूत, जांच या परिस्थितियां हैं या नहीं, इसकी सुनवाई में उलझ गई थी। लेकिन अब मामला पूरी तरह से बदल गया है, जिससे आरोपी आशीष मिश्र की मुसीबतें बढ़ गई हैं। लखीमपुर खीरी मामले में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही आशीष मिश्र के सरेंडर की तैयारी भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट आशीष की जमानत रद्द कर चुका है। इस बीच तैयारी दिल्ली के एमसीडी चुनावों की भी चल रही थी। चुनाव कब होंगे, इसे लेकर तस्वीर साफ हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने दिल्ली नगर निगम संशोधन कानून 2022 की अधिसूचना जारी कर दी है। अब दिल्ली के तीनों नगर निगम यानी पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी एक हो चुके हैं और इन्हें संयुक्त रूप से दिल्ली नगर निगम बनाया गया है। गौरतलब है कि एमसीडी बदलाव बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद इस पर राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिए। उनके हस्ताक्षर के साथ ही ये विधेयक कानून में बदल गया है। इसी के साथ ही भारत सरकार ने इसे अधिसूचित भी कर दिया है। अब भारत सरकार दिल्ली नगर निगम के लिए एक विशेष अफसर की नियुक्ति करेगी, जो निगम के सभी कार्यों को पूरा करेगा और जिम्मेदार होगा। साल 2012 में दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित और केंद्र की यूपीए सरकार ने दलील दी थी कि एमसीडी बड़ी होने की वजह से उसे चलाना मुश्किल है। लोगों में एमसीडी की आसानी से पहुंच हो, इसलिए उसके 3 टुकड़े कर दिए गए थे। उस वक्त तो अधिकारी और नेता हर वार्ड तक नहीं पहुंच पाते थे, जबकि बीजेपी का मानना था कि एमसीडी में बीजेपी को कमजोर करने के लिए ये कदम उठाया था। खबरों की माने तो अब एमसीडी में दिल्ली सरकार का दखल बेहद कम हो जाएगा। मेयर इन काउंसिल व्यवस्था होने की वजह से मेयर ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिसमें मेयर और उसके पार्षदों को शहर के लोग सीधे चुनेंगे। अगर ऐसा होता है तो वो सीएम से ज्यादा प्रभावशाली माना जाएगा, क्योंकि सीएम तो सिर्फ एक विधानसभा से विधेयक के तौर पर चुना जाता है। तीनों निगमों के कुल 172 वार्ड में से छावनी इलाके में आने वाले 8 वार्ड कम कर दें तो 264 वार्ड एकीकरण के बाद बने रहते हैं। दिल्ली नगर निगम के चुनावों को लेकर चर्चा ये भी है कि तीनों नगर निगमों को एक करने के साथ ही 272 वार्ड ही रखे जाएंगे। अब एमसीडी के तीनों निगम एक हो गए हैं। पिछले 3 दशकों से दिल्ली एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर ये आरोप लगाया है कि चुनावों में हार की वजह से बीजेपी ने ये एकीकरण का खेल खेला है। एमसीडी के चुनाव इस साल होते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन गुजरात और हिमाचल में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। गुजरात में इस बार मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। बीजेपी मुश्किल में दिख रही है, इसलिए पीएम मोदी को कमान अपने हाथों में लेनी पड़ रही है। तो क्यों मुश्किल में फंसती दिख रही है बीजेपी? देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात में साल 1995 से अब तक बीजेपी सत्ता पर काबिज होती आई है। पिछले 2.5 दशकों से कोई भी उसके किले में सेंधमारी नहीं कर पाया है। गुजरात मॉडल के नाम पर ही मोदी ने सीएम से लेकर पीएम तक का सफर तय किया है। यहाँ तक कि कई राज्यों में भी गुजरात के दम पर ही सरकार बनाई है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ गुजरात में भी बीजेपी की नींव हिलने लगी है, जबकि विपक्ष का दबदबा बढ़ने लगा है। चाहे मुद्दा पाटीदार आंदोलन का हो, महंगाई का हो या फिर हंगामा हो, इसे लेकर भूपेंद्र पटेल सरकार बैकफुट पर है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक जमकर आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कमल कमजोर भी पड़ सकता है। यही चिंता पीएम मोदी को खाई जा रही है, इसलिए अभी से वो चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। वो राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बनास डेयरी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि बनास डेयरी ने सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मोदी ने कहा कि आलू और दूध का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बनास डेयरी ने ये रिश्ता भी जोड़ दिया। दूध, दही, छाछ, पनीर, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पेटीज जैसे उत्पादों को भी बनास डेयरी ने किसानों का सामर्थ्य बना दिया है। ये भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। डेयरी की सौगात देने के साथ साथ पीएम मोदी गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बाद में वो दाहोद में आदि जाति महासम्मेलन में शरीक होंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से साफ झलक रहा है कि बीजेपी गुजरात चुनाव को लेकर बेहद डरी हुई है।
तभी तो पीएम मोदी 1 महीने में दूसरी बार गुजरात पहुंच गए हैं। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी के वजूद को बचाने की जुगत में लगे हैं। 10 अप्रैल को शाह ने भी यहां हुंकार भरी है, जिससे साफ जाहिर हो गया था कि गुजरात में कमल कमजोर पड़ गया है। इसलिए पीएम मोदी से लेकर अमित शाह दिल्ली छोड़ लगातार सूबे की दौड़ लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इतना पसीना बहाने के बाद वो अपने किले को बचा पाते हैं या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात सरकार के खिलाफ बोलने वालों की बढ़ती चिंता की। देश की सत्ता पर काबिज पीएम मोदी की सरकार के जल्द ही 8 साल पूरे हो जाएंगे। मोदी राज में देश की विकास दर का ग्राफ भले ही नीचे की ओर जा रहा हो, लेकिन देश में सांप्रदायिकता का ग्राफ काफी तेजी से ऊपर गया है। भारत में मानवाधिकारों के हालात पर अमेरिकी विदेश विभाग की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिस पर मोदी सरकार की खूब आलोचना हो रही है। देखते हैं ये खास खबर। देश के हालात पर अमेरिका की कई संस्था लगातार नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका की तरफ से भी कई बार मोदी सरकार को मानवाधिकारों पर फटकार लग चुकी है, लेकिन मोदी सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही है। हर वक्त चुनावी मूड में रहने वाली बीजेपी जब से देश की सत्ता पर काबिज हुई है, तब से देश के सामाजिक हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। देश का सामाजिक ताना बाना टूट चुका है। भारत में मानवाधिकारों के हालात पर अमेरिका की एक रिपोर्ट में कई मामलों का खुलासा किया गया है, जिसमें प्रेस की आजादी से लेकर पत्रकारों की हत्या तक का जिक्र किया गया है। ये रिपोर्ट मोदी सरकार की पोल खोल रही है। इस रिपोर्ट को उसी दिन जारी किया गया जब भारत अमेरिका 2+2 वार्ता हुई थी और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका भारत में मानवाधिकारों के हनन के बढ़ते मामलों पर नजर बनाए हुए है। राजनाथ सिंह और एस जयशंकर ने ब्लिंकन के बयान का खंडन नहीं किया था। इस रिपोर्ट में ऐसे मामले भी हैं जहां सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संगठनों पर दबाव बनाया या उनका उत्पीड़न किया। ऑनलाइन ट्रोलिंग के जरिए भी प्रताड़ित किया गया। अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि बीजेपी शासित राज्यों में पत्रकारों को उनके पेशेवर काम के चलते निशाना बनाया गया है। जून में उत्तर प्रदेश में एक अखबार कंपू मेल के पत्रकार शंभुमणि त्रिपाठी की कथित तौर पर अवैध रेत खनन को लेकर उनकी खोजी रिपोर्ट के लिए 2 बंदूकधारियों ने उनकी जान ले ली। यूनेस्को के महानिदेशक ऑन्ड्रे ओजोले ने मामले पर संज्ञान लिया और प्रशासन से गन पॉइंट सेंसरशिप को खत्म करने को कहा। तो वहीं अमेरिकी रिपोर्ट में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी के मामले शामिल हैं। अब मोदी सरकार इस रिपोर्ट पर खुद का बचाव कैसे करती है, ये देखना होगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।